राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग तर्क संग्रह इस ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये न्याय वैशेषिक का मिश्रित ग्रंथ है और प्रत्येक जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उन संपूर्ण कंपटीशन एग्ज़ाम में इस ग्रंथ की बड़ी ही अच्छी भूमिका रहती है अगर उसमें किसी भी प्रकार से दर्शन का समावेश किया गया है तो। और इसका हम लोग पिछली वीडियो तक अध्ययन किए हैं कि जो प्रमाण है कारण है वो कारण कितने प्रकार का होता है। तो 3 कारणों की चर्चा हम लोगों ने किया है, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। और आशा करता हूं कि ये तीनों कारण आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। इनको समझने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हमारा जो क्रम चल रहा था उसको एक बार हम स्मरण में दिला दें कि बुद्धि की हमारी चर्चा चल रही थी और उस बुद्धि का ही पर्याय शब्द है ज्ञान। सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धिर ज्ञानम। सभी व्यवहार का जो हेतु है और गुण है उसे ही हम बुद्धि कहते हैं और उसी का पर्यायवाची नाम है ज्ञान। अब वो जो ज्ञान होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्मृति रूपा और एक अनुभव रूपा। ठीक है, एक स्मृति रूप ज्ञान होता है और एक अनुभव रूप ज्ञान होता है। तो जो अनुभव रूप ज्ञान होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक यथार्थ अनुभव, दूसरा अयथार्थ अनुभव। जो यथार्थ अनुभव होता है वो 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। इस भेद से वो 4 प्रकार का होता है। उसके करण भी 4 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उसके बाद फिर हमने करण की चर्चा की। करण किसको कहते हैं तो असाधारणम कारणम करणम। फिर हमने उसका पूरा लक्षण बनाया था, व्यापार वत्यो सति असाधारणम कारणम करणम। इस प्रकार से उसका हमने लक्षण बनाया था। उसके बाद किसी ने प्रश्न किया कि भैया कारण किसको कहते हैं, तो हमने कहा था कि कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम। उसके पहले हमने एक विशेषण लगाया था, क्या, अन्यथा सिद्ध शून्यत्व। ठीक है, तो अन्यथा सिद्ध शून्यत्व सति कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणस्य लक्षणम। फिर हमने कहा कि कार्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि कार्यम प्रागभाव प्रतियोगित्वम। ठीक है, उसके बाद फिर हम कारण की चर्चा किए थे, समवायी, असमवायी और निमित्त। आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए हम एक बार फिर से दिखला देते हैं कि यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। यत् माने यस्मिन, जिसमें समवाय संबंध से कारण उत्पन्न होता, कार्य उत्पन्न होता है, जिसमें मतलब कारण में, जिसमें समवाय संबंध से, समवेत माने समवाय संबंध से, कार्यम उत्पद्यते माने कार्य उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समवायी कारण कहते हैं। जैसे कपाल है, कपाल में समवाय संबंध से घट कार्य उत्पन्न होता है तो कपाल क्या हो गया, घट कार्य के प्रति समवायी कारण हो गया। दूसरा आता है हमारा असमवायी कारण। उसमें 2 लक्षण बनाए हैं। उन्होंने कहा है कि कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम, अथवा वा कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम यत् संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। पहले कहते हैं कि कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत्, तो कार्य हो गया हमारा क्या, घट। ठीक है, घट समवाय संबंध से कहाँ रहता है, कपाल में, और कपाल में ही कपालद्वय संयोग भी समवाय संबंध से रहता है। और यह जो कपालद्वय संयोग है यह घट कार्य के प्रति क्या है, कारण है। इसलिए कपालद्वय संयोग घट कार्य के प्रति असमवायी कारण कहलाता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि कारणेन स एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम, तो कार्य हो गया हमारा क्या, घट रूप। ठीक है, इसका यह समवाय संबंध से कहाँ रहता है तो घट में रहता है। घट समवाय संबंध से कहाँ विराजमान है, घट का कारण कौन है तो कपाल है। कपाल में समवाय संबंध से कौन रहता है, कपाल रूप रहता है। कपाल रूप घट रूप के प्रति कारण है। अर्थात ये बात हो गई कि जो कपाल रूप है वो घट रूप के प्रति असमवायी कारण हो गया। ठीक है, और इन दोनों कारणों से जो भिन्न कारण है, जैसे घट कार्य के प्रति चक्र, चीमर, कुलाल इत्यादि, ये सब क्या कहलाते हैं, निमित्त कारण कहलाते हैं। तो ये इतनी चर्चा हमारी हो गई थी। अब जो 4 करण हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, यही 4 प्रमाण न्याय शास्त्र में माने गए हैं। ठीक, तो इनमें से जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसी की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि पिछली जितनी भी वीडियो हैं वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट करके हमसे प्रश्न कर सकते हैं, अथवा हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज के द्वारा आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा। आप वहाँ से भी जुड़ करके और हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं और ये जो हम पढ़ाते हैं इसकी जो PDF है वो सब भी आप लोग वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं आप अपने फ़ोन में। ठीक है, अगर आप लोगों को टेलीग्राम पर वो चैनल नहीं मिल रहा है तो मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जा करके और उसमें जुड़ जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। कह रहे हैं ठीक है, कहते हैं कि तत्र
प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। ठीक है, इसे कोई विशेष नहीं है, इसमें आप लोगों को ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बात हम पीछे बता चुके हैं। एक मिनट, हम थोड़ा कलर चूज कर लें, दूसरा ले लें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 4 यथार्थ अनुभव हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इनके करण भी 4 हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष जो करण है वो क्या हो गया? अनुमिति का, प्रत्यक्ष का करण हो गया, प्रत्यक्ष यथार्थ ज्ञान का करण हो गया प्रत्यक्ष, अनुमिति यथार्थ ज्ञान का करण हो गया अनुमान, उपमिति यथार्थ ज्ञान का करण हो गया उपमान, और शाब्द जो यथार्थ ज्ञान है उसका करण हो गया शब्द। ये बातें हम आपको कई बार बता चुके हैं, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि तत्र माने प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, जो 4 प्रमाण हैं, उन 4 प्रमाणों में से क्या है? तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है उसी को हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है, वही बात है, उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। अब ये दूसरी बात समझने वाली है। कहते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, ठीक है, सन्निकर्ष माने दोनों का संबंध होने से जो ज्ञान जन्य होता है, जो ज्ञान हमको पता चलता है, ऐसे जन्य ज्ञान को ही हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर हमारा घट रखा हुआ है। ठीक है, ऐसी हम कल्पना करते हैं। अब ये जो व्यक्ति है ये नेत्रेंद्रिय के द्वारा ये क्या कर रहा है? घट को देख रहा है। ठीक है, तो हमारी नेत्रेंद्रिय क्या हो गई? इंद्रिय। अर्थ क्या हो गया? हमारा घट। इसका सन्निकर्ष माने संबंध हो रहा है, और इसका संबंध होने से जो जन्य ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? अयम घटः, यह क्या है? घट है। अयम घटः जो इत्याकारक हमको ज्ञान हो रहा है, यही ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अब इसका तात्पर्य सिर्फ इतना नहीं है कि नेत्रेंद्रिय के द्वारा अर्थात चक्षुरेंद्रिय के द्वारा ही हमको प्रत्यक्ष का बोध होता है। नहीं, यहाँ पर अन्यान्य इंद्रियों से भी हमको प्रत्यक्ष का बोध होता है। कैसे? जैसे देखते हैं, मान लीजिए इसने नेत्रों से नहीं देखा, इसने क्या किया कि घट को अपने हाथ से स्पर्श कर लिया। ठीक है, घट को अपने हाथ से स्पर्श कर लिया, तो स्पर्श करने के बाद भी उस व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है कि अयम घटः इत्याकारक ज्ञान उसको हो जाता है, अनुभव में आ जाता है कि ये तो घड़ा है। इसका तात्पर्य हो गया कि त्वाच प्रत्यक्ष के कारण जो त्वगेंद्रिय है, ऐसे त्वाच प्रत्यक्ष के कारण अयम घटः इत्याकारक जो बोध हो रहा है वह भी प्रत्यक्ष कहलाएगा। ठीक है, अथवा और दूसरे हिसाब से समझिए। जैसे देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो आप लोग देख ही रहे हैं, और यहाँ पर एक दीवार है और इस तरफ कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों का आपस में वार्तालाप जारी है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसने अपने मुखार बिंदु से कुछ उच्चारण किया तो ये जाकर के इसके कानों में पड़ा, और फिर इसने अपने मुखार बिंदु से कुछ उच्चारण किया तो जाकर के इसके कानों में पड़ा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारी श्रवणेंद्रिय के द्वारा इतर व्यक्ति के मुखार बिंदु से निकला हुआ जो शब्द रूपी पदार्थ है, शब्दार्थ, शब्द रूपी पदार्थ है, गुण में आता है ना, गुण पदार्थ है, तो शब्द रूपी जो पदार्थ है उसका हमको क्या होता है? बोध होता है। तो ये बोध क्या हो गया? हमारा श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा हो गया। तो इंद्रिय के द्वारा जिस किसी भी अर्थ का किसी भी प्रकार के संबंध से अगर ज्ञान होता है तो उसी को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इंद्रियातीत नहीं होना चाहिए, इंद्रिय से अलग नहीं होना चाहिए, इंद्रियों के द्वारा ही होना चाहिए। ठीक है, कोई बहुत लंबी चौड़ी व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो जन्य ज्ञान होता है उसी को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक सन्निकर्ष शब्द पद आया है। ये सन्निकर्ष क्या होता है, कितने होते हैं इसको? तो सन्निकर्ष का तात्पर्य होता है संबंध। अब ये संबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं उसकी चर्चा आगे हम करेंगे, ग्रंथकार ने स्वयं किया हुआ है। तो ये 6 प्रकार के होते हैं, वो आगे हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये ग्रंथकार का लक्षण नहीं है, किसी ने लक्षण बनाया है, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक है, इसके विषय में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, कोई भी ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान अकरणक है, माने करण नहीं है जिस ज्ञान के प्रति, उसे ही हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। देखिए, अब होता यूं है कि आप लोगों को ऊपर स्लाइड पर लिखी हुई आ जाएगी, मैं उसको एडिट करते समय बना दूंगा।
इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ इस पर, ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि जैसे अनुमान प्रमाण है, तो अनुमान प्रमाण किसका करण है, तो कह रहे हैं अनुमिति का करण है, तो अनुमिति होती है। तो अनुमिति के प्रति व्याप्तिक ज्ञान करण है, क्या है, व्याप्तिक ज्ञान के द्वारा ही अनुमिति होती है, सादृश्य ज्ञान के द्वारा उपमिति होती है, और शाब्द ज्ञान के द्वारा शाब्द बोध होता है, ठीक है ना। अर्थात हमको जो अनुमान होता है वो कैसे होता है, व्याप्तिक ज्ञान से होता है, ठीक है, क्योंकि अनुमिति करणम अनुमान, अनुमिति का करण क्या है, अनुमान है। तो अनुमिति के प्रति व्याप्तिक ज्ञान करण हो गया, उपमिति के प्रति सादृश्य ज्ञान करण हो गया, और शाब्द के प्रति शाब्द ज्ञान शाब्द बोध क्या हो जाता है, करण हो जाता है। अर्थात इन तीनों के प्रति, किसके प्रति, अनुमिति उपमिति और शाब्द, इन तीनों के प्रति ज्ञान करण है। कौन सा ज्ञान, तो अनुमिति के प्रति व्याप्तिक ज्ञान करण है, उपमिति के प्रति सादृश्य ज्ञान करण है, और शाब्द के प्रति शाब्द ज्ञान शाब्द बोध करण है। इसलिए इनमें ये लक्षण नहीं जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष के प्रति कोई ज्ञान करण नहीं है, फिर तो कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष यहां करण है। इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रति, प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति क्या कहलाता है, करण कहलाता है। प्रत्यक्ष से इतर जितने प्रमाण है, चाहे वो अनुमान हो, उपमान हो और शब्द हो, इन तीनों के प्रति कोई न कोई ज्ञान करण है। कौन से ज्ञान करण है, तो व्याप्तिक ज्ञान करण है, सादृश्य ज्ञान करण है और शाब्द ज्ञान करण है। लेकिन प्रत्यक्ष के प्रति किसी भी प्रकार का ज्ञान करण नहीं है, इसके प्रति तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही है। क्योंकि ये जो ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य होता है, किसी ज्ञान से जन्य नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान है अकरण, माने ज्ञान करण नहीं है, जिसका ऐसा ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ठीक है। वैसे तो ये थोड़ा सा समझने में क्लिष्ट जरूर है, लेकिन मैं प्रयास ऐसा किया हूं कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आ जाए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे प्रश्न कर सकते हैं, अथवा व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। कहीं भी अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको समुचित समाधान किया जाएगा आपका। आगे कहते हैं कि वो जो प्रत्यक्ष है वो दो प्रकार का होता है। कैसे, तद्विधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेत इति, एक निर्विकल्पक होता है और एक सविकल्पक होता है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो कैसा होता है, एक निर्विकल्पक होता है और एक सविकल्पक होता है। देखिए, इदम किंचित, अरे कुछ था, जैसे हम लोग कहीं चले जाते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे बगल से कुछ निकला है, तो उसका प्रत्यक्ष तो हुआ है, हमको अनुभव में आया है। वो भाई स्मृति और अनुभव दो चीजें होती हैं, तो अनुभव तो हुआ है, उसका प्रत्यक्ष तो हुआ है, लेकिन उसका मतलब प्रकार हमको नहीं दिखलाई पड़ा कि हाँ इदम इत्थम, इस प्रकार से हमको उसका ज्ञान नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, निर्विकल्पक। और सविकल्पक किसको कहते हैं, सविकल्पक उसको कहते हैं जिसकी प्रकारता का बोध हो जाए। जैसे अयम घटः, अयम पटः, अयम श्यामः, अयम रामः, अयम डित्थः, ठीक है। इस प्रकार का अगर बोध हो रहा है तो उसे सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। और जहां पर इदम किंच, अरे यह कुछ था, अरे कुछ था, इस प्रकार का जहां पर ज्ञान होता है उसी को हम कहते हैं निर्विकल्पक ज्ञान, ठीक है। देखते हैं, कह रहे हैं, अब देखिए जो हमको ज्ञान होता है ना, तृतीय विषयक होता है। किसी भी चीज का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो तृतीय विषयक होता है। उसमें तीन चीजें होती हैं, क्या क्या, एक तो होता है विशेष्य, एक विशेषण जिसको हम लोग प्रकार कहते हैं, और दूसरा होता है संबंध, ठीक है। ये तीन चीजों का होना आवश्यक है। कैसे होता है, तो कह रहे हैं संसर्गताख्य विषयता और प्रकारताख्य विषयता और विशेषताख्य विषयता, इन तीनों से ही हमको क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम, जिसमें प्रकारता न हो, निष्प्रकारक जो ज्ञान होता है उसको हम निर्विकल्पक कहते हैं। सारी बातें हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। अब आगे कह रहे हैं सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम, जो प्रकार के सहित ज्ञान होता है उसको हम सविकल्पक ज्ञान कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तो कह रहे हैं यथा अयम डित्थः, अयम ब्राह्मणः, अयम श्यामः, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, सविकल्पक। एक बार पाठ कर लीजिए, कह रहे हैं तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। दूसरा तो कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। फिर कह रहे हैं ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। फिर कह रहे हैं तद्विधम निर्विकल्पकम सविकल्पं चेति, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति, ठीक है। आशा करता हूँ सारी बातें आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ रही हैं।
अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके हमसे प्रश्न कर सकते हैं। आप लोगों को यथासंभव समाधान किया जाएगा, जैसे भी हो सकेगा हम पूरा प्रयास करेंगे समाधान करने का। ठीक है, चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अपने अगले पाठ पर। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधः। पीछे हम लोग पढ़ करके आए हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और अर्थ से सन्निकर्ष होकर के जो जन्य ज्ञान होता है उसी को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो भैया ये सन्निकर्ष क्या है? तो वही कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु क्या? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। वह सन्निकर्ष षड्विधा माने 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का, माने 6 प्रकार से हमारा सन्निकर्ष होता है, संबंध होता है हमारी इंद्रियों के साथ, और उसी से हमें संपूर्ण प्रत्यक्ष विषयों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेष्य अभावश्येति। ठीक है, विशेषण विशेष्य भावश्येति। ठीक, यहां पर विशेषण विशेष्य भाव। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, देखिए समझने वाली बात है। एक तो होता है संयोग, संयोग ये वो वाला संयोग नहीं कि भाग्य की बात है। ठीक है, ये संयोग सन्निकर्ष है। दूसरा होता है समवाय। ठीक है, इसके बाद फिर एक आता है समवाय। 2 समवाय आते हैं, इसलिए हम तीनों को यहाँ लिख देते हैं। अब इसमें होता ऐसा है कि अगर संयोग अकेला रहेगा तब तो अकेला ही लिखा जाएगा, और अगर संयोग और समवाय 2 पद आ गए, माने संयोग के बाद में समवाय पद आ गया है, तो इस संयोग को हम लिख देते हैं संयुक्त। क्या लिख देते हैं? अर्थात अगर आपको कहीं संयुक्त पद लिखा दिखलाई पड़ रहा है तो आप इसको अलग मत समझिए। संयुक्त माने संयोग ही है, बाद में समवाय आने से इसको संयुक्त कर दिया जाता है, ये नियम है। ठीक है, अब उसके बाद समवाय है। अगर समवाय के बाद फिर समवाय आ जाता है तो पहले वाले समवाय को हम लिखते हैं समवेत। क्या लिखते हैं? समवेत। ठीक है, और अंतिम में समवाय है तो कोई बात नहीं, समवाय ही है। उसी बात को यहाँ पर बनाया गया है, इससे कुछ भी भिन्न नहीं है। आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, कहते हैं कि संयोग, एक तो संयोग सन्निकर्ष हो गया। अब इसी संयोग को देखिए यहाँ संयुक्त कर दिए, संयुक्त समवाय। ठीक है, तीसरा, अब इस संयुक्त तो संयुक्त ही है, समवाय को समवेत कर दिए, संयुक्त समवेत समवाय। सबके आगे सन्निकर्ष पद को आपको जोड़ देना है। तो संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, आगे कह रहे हैं समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष, और विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष च इति। ठीक, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये क्या करता है? अपनी इंद्रियों के द्वारा डायरेक्ट किसी का क्या करता है? प्रत्यक्ष कर लेता है। ठीक है, यहाँ नेत्र इंद्रिय के द्वारा जैसे इस घट का प्रत्यक्ष कर रहा है, तो ये संयोग सन्निकर्ष के अंतर्गत आएगा, इसी बात को कहते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब इस घट में विद्यमान जो ये लाल रंग का ये घट कैसा है? ये देखिए लाल रंग का घट है। कैसा हो गया ये घट? लाल रंग का। तो जो हमको लाल रंग की प्रतीति हो रही है, रूप की प्रतीति हो रही है, इसके प्रति अब देखिए नेत्रों से तो संयोग हो गया किसका? घट का। अब घट में रहने वाला जो रूप है वो किस संबंध से घट में रहता है? समवाय संबंध से। तो संयुक्त और समवाय दोनों संबंध को मिला देंगे तब रूप का प्रत्यक्ष होगा। किसका? रूप का। और इस लाल रूप में यह जो रूप है, इसमें रहने वाली जो रूपत्व जाति, रक्तत्व जो जाति है, वह रूपत्व जाति का अगर प्रत्यक्ष करना हो तो देखिए घट में समवाय संबंध से रहता है घट रूप, और घट रूप में समवाय संबंध से रहता है रूपत्व। ठीक है, इसलिए नेत्र से संयोग हो गया किसका? घट का। तो पहले हम लिख लेंगे संयुक्त। ठीक है, उसके बाद उसमें समवाय संबंध से कौन रहता है? रूप, तो इसको हम लिख लेंगे समवेत। ठीक है, उसके बाद समवाय संबंध से रूप में कौन रहता है? रूपत्व, तो वो हो गया हमारा समवाय। माने समवेत संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष के द्वारा रूपत्व का प्रत्यक्ष होता है। इसी बात को हम लोग पंक्ति में देखते हैं, ग्रंथकार के शब्दों में कहते हैं कि चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जन्य संयोग सन्निकर्ष। चक्षुषा चक्षुरेंद्रिय के द्वारा, चक्षुषा चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जब घट का प्रत्यक्ष होता है, घट के प्रत्यक्ष के जनन में संयोग सन्निकर्ष। कौन सा सन्निकर्ष होता है? संयोग सन्निकर्ष होता है। पता चल गया, यही बात हमने भी बताई थी। आगे कह रहे हैं कि घट रूप प्रत्यक्ष जनने, घट में विद्यमान जो रूप है, नीलत्व है, पीतत्व है, कृष्णत्व है, ठीक है, शुक्लत्व है, किसी भी प्रकार का जो रूप है
उस घट रूप प्रत्यक्ष जन्य, घट रूप के प्रत्यक्ष जनन में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। कौन सा सन्निकर्ष कारण है? तो संयुक्त समवाय। भाई क्यों? तो ये भी कारण बताते हैं, क्योंकि चक्षु संयुक्त रूपस्य, चक्षु का संयोग हो रहा है। यहाँ घटे आना चाहिए था, यहाँ पर एक पद संभवतः नहीं लिखा गया है, इसलिए दिक्कत हो रही है। चक्षु का जो संयोग होता है ना, वो घटे होता है, घट से चक्षु का संयोग होता है। तो चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु का संयोग संबंध किससे हो गया? घट से हो गया। और रूपस्य समवायात, रूप क्या है? घट में समवाय संबंध से विद्यमान है। तो संयुक्त संयोग हो गया घट से, और समवाय संबंध से उसमें रूप विराजमान है। तो संयोग को हम संयुक्त पद से व्यवहार करते हैं, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष, रूपत्व का प्रत्यक्ष अगर करना हो तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षः। कैसे? तो उसी को ये बतला रहे हैं कि चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु का संयोग संबंध किससे हो गया? घट से हो गया। रूपम समवेतम, घट में समवाय संबंध से कौन है? तो रूप है। तत्र रूपत्वस्य समवायात, और उस रूप में रूपत्व भी समवाय संबंध से विराजमान है। इसलिए अगर हमको रूपत्व का साक्षात्कार करना है, प्रत्यक्ष करना है, तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष के द्वारा हमको रूपत्व का प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधः। ठीक, संयोगः सन्निकर्षः, संयुक्त समवायः सन्निकर्षः, संयुक्त संवेद समवायः सन्निकर्षः, समवायः सन्निकर्षः, संवेद समवायः सन्निकर्षः, विशेषण विशेष भाव चेति, माने विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षः च इति। आगे कह रहे हैं चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जन्य संयोग सन्निकर्षः। समझ में आ गई? कह रहे हैं कि घट रूप प्रत्यक्ष जन्य संयुक्त समवाय सन्निकर्षः, ये भी समझ में आ गया। कैसे? तो चक्षु संयुक्त घटे रूपस्य समवायात, घटे पद यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा, किताब में देख लीजिएगा, नहीं तो आप सुन तो रहे ही हैं। आगे कह रहे हैं कि रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष, रूपत्व का सामान्य प्रत्यक्ष करने में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्षः। कैसे? तो कह रहे हैं चक्षु संयुक्त घटे रूपम संवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं कि ये समवाय सन्निकर्ष, संवेद समवाय सन्निकर्ष और विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष, थोड़ा सा विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष को समझने में समय लगता है। और अब चूंकि वो बहुत छोटी वीडियो बन जाती है अगर उसको अकेले से बनाते हैं, और ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने सोचा दोनों को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसलिए इसको हम कल समझेंगे, आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई क्लिष्ट विषय नहीं है, बड़े आराम से समझ में आएगा। बस केवल थोड़ा सा ध्यान लगा करके सुनना है, थोड़ा सा मनन करना है, थोड़ा सा चिंतन करना है, बार बार इसको सुनना है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास MB तो बची ही रहती है। रात को जैसे ही आप सोने के लिए लेटते हैं तो एक बार आप पूरी वीडियो को सुन जाइए। भले आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रखा है, भले आपने मेघदूतम पढ़ रखा है, भले आपने व्याकरण पढ़ रखा है, भले आपने तर्क संग्रह का ज्ञान किया है, भले आपने वेदांत सार का ज्ञान किया है, लेकिन प्रत्येक पाठक जो भी पढ़ाने वाला होता है, प्रत्येक अध्यापक अथवा कोई भी होता है, वो कुछ ना कुछ विशेष बातें बतलाता है। अथवा उसकी शब्द शैली हो सकती है ऐसी हो कि जिससे हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, अथवा कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार पढ़ने पर समझ में नहीं आती हैं। इसलिए आप उस वीडियो को चला करके आराम से लेट जाया करिए। और पता है, अगर आप फालतू की बातें सोच करके सोएंगे तो आपके मन में आपके स्वप्न की सृष्टि जो होगी वो फालतू ही होगी। क्यों? क्योंकि वेद भगवान कहते हैं यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमान ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसलिए हमारा मन शिव संकल्प करे, इसके लिए क्या चाहिए? हमारा व्यवहार भी शिव ही होना चाहिए, सुंदर ही होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, कल्याणप्रद ही होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करें कि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसी में हमेशा रमे रहें। तैयारी नहीं भी कर रहे हैं ना, पढ़ना चाहिए, तर्क करने की शक्ति आती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारे इफेक्ट, सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और आप सब लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर जुड़ जाइए, क्योंकि ये सारी PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।